नमस्ते बच्चों। आज हम अपने इतिहास के कक्षा 8वीं का 10वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। इसके पहले हमने 9वें लेसन में स्वतंत्रता युद्ध का अंतिम चरण इसके बारे में जानकारी ली। इसमें हमने कांग्रेस के बारे में, इसके साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनकी आज़ाद हिंद सेना के बारे में जानकारी ली। आज हम इस पाठ में देखेंगे कि सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन की ज़रूरत यहाँ पर क्यों महसूस हुई है। हमने जो 1857 का स्वतंत्रता युद्ध ये पाठ देखा था, तो वो अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ा गया प्रथम सशस्त्र युद्ध कह सकते हैं हम। तो इस तरह से 1857 के बाद भी बहुत सारे क्रांतिकारकों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन करने की ठान ली है। उसमें से ही एक राम सिंह कूका, इन्होंने पंजाब में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में विद्रोह की योजना बनाई थी। इसी तरह से वासुदेव बलवंत फड़के हैं। इसके साथ साथ अभिनव भारत के जो स्वतंत्र वीर सावरकर हैं, इन्होंने भी सशस्त्र आंदोलन किया है। तो उसमें से पहला पॉइंट हम देखेंगे वासुदेव बलवंत फड़के। इनके द्वारा अंग्रेज़ों के विरोध में किस तरह से सशस्त्र आंदोलन किया गया है, इसकी जानकारी हम इस मुद्दे के माध्यम से लेने वाले हैं। महाराष्ट्र में खास करके वासुदेव बलवंत फड़के, इन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में सशस्त्र विद्रोह करने का ठान लिया था। उनका ये कहना था कि अंग्रेज़ शांतिपूर्ण तरीके से मानने वाले नहीं हैं। अंग्रेज़ी साम्राज्य को अगर हमें जड़ से हटाना है तो उनके विरोध में शस्त्रों के साथ ही संघर्ष करना चाहिए। इसलिए वासुदेव बलवंत फड़के, इन्होंने खुद लहूजी वस्ताद अर्थात लहूजी साल्वे, इनसे सशस्त्र विद्या का प्रशिक्षण लिया है और ब्रिटिश सत्ता के विरोध में विद्रोह करने के लिए उन्होंने पिंडारियों का जो समाज है महाराष्ट्र का, उनको मराठी में रामोशी बोलते हैं, तो इस समाज के लोगों को एकत्रित किया, संगठित किया और उनके विरोध में विद्रोह किया। किंतु अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह का बड़ी बुरी तरह से दमन किया है, इस विद्रोह को कुचल दिया है। फिर बाद में अंग्रेज़ों ने एडन के कारावास में वासुदेव बलवंत फड़के इनको भेजा और 1883 में वहीं पर उनकी मृत्यु हुई है। तो ये जो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो पहली बार सशस्त्र संघर्ष किया, इसलिए वो उन्हें आद्य क्रांतिकारक भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर चाफेकर बंधु, पुणे में जो प्लेग की 7 महामारी आई थी, तो उनका बंदोबस्त करने के लिए 1897 में प्लेग कमिश्नर रैड इनको भेजा गया था। तो ये जो रैड है वह प्लेग का बंदोबस्त करते समय सामान्य जनता पर अन्याय करता था, अत्याचार करता था और इसी का प्रतिशोध लेने के लिए दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर, ये जो 2 भाई हैं, उन्होंने 22 जून 1897 में रैड की गोली मार के हत्या कर दी। फिर उसके साथ दामोदर है, बालकृष्ण है और उनका तीसरा भाई वासुदेव, इन तीनों भाइयों को और उनका एक सहयोगी महादेव रानड़े, इनको अंग्रेज सरकार ने पकड़ा है और उनको फांसी की सज़ा दिलाई है। तो इस तरह से देखिए, एक ही परिवार के 3 भाई देश के लिए यहाँ पर शहीद हुए थे। इससे हमें उसकी कल्पना आएगी कि सशस्त्र आंदोलन कितना तीव्र था। और उसी समय देखिए बिहार में भी, केवल महाराष्ट्र ही नहीं, भारत के विभिन्न प्रांतों में सशस्त्र आंदोलन अंग्रेज़ों के विरोध में किया जा रहा था। तो बिहार में मुंडा, ये जो आदिवासी जनजाति हैं, तो इन्होंने बिरसा मुंडा, इनके नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरोध में सशस्त्र आंदोलन किया था। फिर अभिनव भारत,
ये जो अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन है, सावरकर द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो 1900 में, सन 1900 में स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर इन्होंने नासिक ज़िला में, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में मित्र मेला नाम का एक संगठन स्थापित किया था। ये क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन था, यानी गुप्त तरीके से ये अंग्रेज़ों के विरोध में विद्रोह करते थे। तो आगे चल के 1904 में ये जो मित्र मेला है, इसी संगठन को अभिनव भारत यह नाम दिया गया है। सावरकर जब ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ से उन्होंने अभिनव भारत, ये जो संगठन है, उनके भारतीय सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य यानी पिस्तौल है, अन्य जो शस्त्रास्त्र है आदि सामग्री भेजना प्रारंभ किया था। और उस समय उन्होंने प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी जोसेफ मैज़िनी का प्रेरणादायी चरित्र भी लिखा था। फिर आपको पता है जो 1857 में जो स्वतंत्रता युद्ध लड़ा गया था, तो सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता युद्ध ये ग्रंथ लिखा था। उसका नाम 1857 स्वातंत्र्य समर, यानी हिंदी में 1857 का स्वतंत्रता युद्ध। इसमें 1857 के विद्रोह का वर्णन इन्होंने किया था। तो स्वातंत्र्यवीर सावरकर के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी हैं, वह 50 वर्ष कारावास में रहे हैं। वो कारावास भी कैसा था? सश्रम, यानी श्रम करना पड़ता था उनको। अंडमान में उनको भेजा गया था, ये जो काले पानी की सज़ा हम कहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने आत्मचरित्र लिखा था अपना, माझी जन्मठेप, मतलब मेरा जो आजीवन कारावास है वो। तो उन्होंने उनको जो अंडमान इस कारावास में भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता था, इसके बारे में लिखा है। फिर बाद में अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें रत्नागिरी में जाकर स्थानबद्ध किया था। वहाँ सावरकर ने जाति भेद उन्मूलन, अस्पृश्यता निवारण, सहभोजन, भाषण, शुद्धिकरण, से बहुत सारे सामाजिक आंदोलन चलाए थे। और इसी के साथ साथ सावरकर एक महान साहित्यकार, यानी किताबें उन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं। तो इस तरह से स्वातंत्र्यवीर सावरकर का योगदान सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर अंग्रेज सरकार को अभिनव भारत इस संगठन की जानकारी मिली है, उनकी गतिविधियों का सुराग उनके हाथ में लगा है। इसलिए सावरकर ने इसलिए अंग्रेज सरकार ने सावरकर के जो भाई थे बाबा राव सावरकर, इनको भी बंदी बनाया है और उनको भी आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। और इसी का प्रतिशोध लेने के लिए अनंत लक्ष्मण कान्हेरे नाम का एक युवक है, उन्होंने नासिक का जो कलेक्टर था जैक्सन, इसकी हत्या कर दी थी। तो इस तरह से सरकार ने अभिनव भारत इस संगठन से जुड़े सभी जो लोग थे, सभी जो क्रांतिकारी थे, उनको बंदी बनाया है। इसके साथ साथ स्वातंत्र्यवीर सावरकर का भी जैक्सन की हत्या से संबंध उन्होंने लगाया है, उनको भी गिरफ्तार किया था। जो हमने देखा ना अभी कि उनको अंडमान के कारावास में 50 वर्ष का आजीवन कारावास भुगतना पड़ा था। तो ये सश्रम कारावास की सज़ा उनको दिलाई गई और जो बाकी लोग थे उनको बंदी बनाया था, उनको न्यायालय में मुकदमा उन पर चलाया गया है। फिर बंगाल में भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं। बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेज़ों ने अपने अपने विरोध में जो लोग विद्रोह करेंगे उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों के विरोध में जनता का जो असंतोष है वो अधिक प्रखर बनता गया है और इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक क्रांतिकारी आंदोलनों का उदय होने लगा है।
भारत के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित जो युवक थे वह गुप्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित करने लगे हैं। तो ये जो क्रांतिकारी संगठन थे वो क्या करते थे, अंग्रेज अधिकारियों को भयभीत करना, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को तहस नहस करना, अंग्रेज सरकार के प्रति लगने वाली जो धाक है, लोगों के मन का जो डर है वो नष्ट करना और अंग्रेज सत्ता को उलट देना, यही उद्देश्य ऐसे गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का था। फिर इसके लिए देखो बंगाल में क्रांतिकारी संगठन स्थापन किया था अनुशीलन समिति। तो ये जो अनुशीलन समिति है उसकी 500 से भी अधिक शाखाएं थी और इस अनुशीलन समिति के प्रमुख थे अरविंद घोष, उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष। तो ये जो संगठन है अरविंद घोष के परामर्श से, मार्गदर्शन से चलता था और ये अनुशीलन समिति है वह एक बम बनाने का केंद्र उनका कोलकाता में मानिक तला यहाँ पर स्थापन किया गया था। फिर 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्य हैं उसमें से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने किंग्सफोर्ड नाम का एक न्यायाधीश था, अंग्रेज न्यायाधीश, उनके हत्या की योजना बनाई थी। किंतु उन्होंने जिस गाड़ी पर बम फेंका वो गाड़ी उस न्यायाधीश की अर्थात किंग्सफोर्ड की नहीं थी। तो इस हमले में गाड़ी में जो बैठी 2 अंग्रेज़ महिलाएं थी उनका मृत्यु हुआ और अंग्रेज के हाथ में न लगे इसलिए प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार दी है और खुदीराम बोस जो है वो पुलिस के हाथ उस समय लगे थे और फिर उनको पकड़ा गया है, उन पर मुकदमा चलाया गया है और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो इस तरह से ये जो बम का जो कांड था तो उसकी जांच करते समय पुलिस को सब अनुशीलन समिति की गतिविधियां पता चली है, उसकी जानकारी मिली है और पुलिस ने अनुशीलन समिति के जो भी सदस्य हैं उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। अरविंद बाबू का संबंध बम बनाने के साथ जोड़ने में सावरकर, ये जो अंग्रेज सरकार है वो विफल रही थी। फिर बाद में सरकार ने अरविंद बाबू को गिरफ्तार किया था। तो इस तरह से अन्य सदस्यों को भी जो भी है उनको बहुत लंबी सज़ा सुनाई गई थी अनुशीलन समिति के। फिर रासबिहारी बोसे और सचिंद्रनाथ सन्याल हैं, इन्होंने जो क्रांतिकारी संगठन है अपना उसका पूरा जो जाल है बंगाल के बाहर भी फैलाया था। पंजाब है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे प्रदेशों में क्रांति कार्य चल रहे थे। उस समय रासबिहारी बोस और उनके जो भी सहयोगी हैं उन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का साहसिक कार्य किया, किंतु लॉर्ड हार्डिंग है वो उस बम हमले से बच गए थे। इसी के साथ साथ मद्रास प्रांत में भी बहुत सारे क्रांतिकारी कार्य जारी थे। क्रांतिकारी वांछे अय्यर हैं, इन्होंने ऐश नामक अंग्रेज अधिकारी है उसकी हत्या की थी और स्वयं को फिर बाद में गोली मार के अपनी खुद की आहुति दी थी। देखिए कितने देश प्रेम से इन क्रांतिकारियों के मन में देशभक्ति भरी हुई हमें दिखाई देती है। उन्होंने अपने प्राणों का भी यहाँ पर विचार नहीं किया है, आत्म बलिदान उन्होंने अपने देश के लिए दिया है। जो अनुशीलन समिति है उसी के जैसा इंडिया हाउस, ये संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों को सहायता करता था। तो ये जो इंडिया हाउस है वो भारत में चलने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों को विदेश में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों के सहायता उनसे प्राप्त होती थी। इंडिया हाउस यह लंदन में था। लंदन का इंडिया हाउस यह भारतीय क्रांतिकारियों को मदद करता था। तो भारतीय देशभक्त जो थे पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी
और ये जो इंडिया हाउस है वो इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो भी भारतीय युवक थे उनको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप देता था। स्वातंत्र्य वीर सावरकर को भी उन्हीं की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। फिर जर्मन के जो स्टुटगार्ड में एक परिषद आयोजित की थी, विश्व समाजवादी परिषद। वहाँ पर मादाम कामा इन्होंने भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया था। इसी परिषद में उन्होंने भारत का ध्वज भी लहराया था। और इंडिया हाउस से संबंधित दूसरा एक क्रांतिकारी था मदन लाल धिंगरा। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी कर्जन वायली इसकी हत्या की थी। परिणाम यह हुआ कि मदन लाल धिंगरा को अंग्रेजों ने पकड़ा और फिर उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। फिर हम देखेंगे कि गदर आंदोलन। गदर का अर्थ है विद्रोह। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज़ों के विरोध की जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको अधिक गति प्राप्त हुई और क्रांतिकारियों को लगता था कि अंग्रेज़ जो हैं उनके शत्रुओं से हम सहायता लेकर भारत में सत्तांतर कर सकते हैं, यानी अंग्रेज़ों को भारत से हटा सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन स्थापन किया, गदर। तो गदर का अर्थ क्या है? विद्रोह। तो इस संगठन में देखिए अमेरिका और कनाडा में रहने वाले जो भी भारतीय हैं इन्होंने इस गदर संगठन की स्थापना की थी। उसमें खास करके लाला हरदयाल है, भाई परमानंद है, डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे है, इन क्रांतिकारियों का समावेश था। गदर का अर्थ विद्रोह है, मैंने पहले बताया था आपको, एक वाक्य में प्रश्न पूछा गया है इसके ऊपर। तो गदर ये जो है इस संगठन का मुखपत्र भी था। तो ये मुखपत्र द्वारा अंग्रेज सरकार के जो भारतीयों पर अत्याचार होते थे उसके दुष्परिणाम है वो स्पष्ट किए गए थे। तो इस तरह से भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा की जाने वाली साहसिक गतिविधियां गदर इस मुखपत्र से लोगों को प्राप्त होती थी। और फिर बाद में अंग्रेज़ों के विरोध में विद्रोह करने के लिए गदर संगठन के नेताओं ने युद्धजन्य परिस्थिति का लाभ उठाने का निश्चय किया। जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, तो उन्होंने पंजाब में अंग्रेज़ों के विरोध में विद्रोह करने की योजना बनाई। जो भी गदर संगठन के कार्यकर्ता थे उन्होंने, और इसलिए भारतीय सैनिकों को विद्रोह में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया गया। रास बिहारी बोस और विष्णु गणेश पिंगले इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया है। परंतु ये जो विद्रोह है उसका समाचार अंग्रेज़ों के कान तक जाकर पहुंचा है, यानी उसको कहते हैं कि मुखबिरी के वजह से अंग्रेज़ों को इसका सुराग लगाया। मुखबिरी यानी क्या कि एक के मुंह से दूसरे के मुंह में वो जो खबर फैलती है इस तरह से। फिर अंग्रेज़ों ने विष्णु गणेश पिंगले हैं उनको पकड़ लिया है, उन्हें फांसी दी गई है, पर रास बिहारी बोस अंग्रेज़ों को चकमा देकर वहाँ से निकलने में सफल रहे। फिर आगे जाकर वो जापान में रहे हैं और वहाँ से उन्होंने अपना क्रांतिकारी कार्य जारी रखा है। फिर उस समय युद्ध के अवधि में विदेश में कई जगह पे क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। विदेश में भी देखिए, बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन दत्त और हरदयाल इन्होंने जर्मन के विदेश विभाग के सहयोग से अंग्रेज़ों के विरोध में योजनाएं बनाई और 1915 में महेंद्र प्रताप थे, बरकतुल्ला और उबैदुल्ला सिंधी इन्होंने काबुल में भारत के स्वतंत्रता की अस्थायी सरकार स्थापन की थी। इस तरह से हमने अब तक जो मुद्दे देखे हैं, गदर आंदोलन है, इंडिया हाउस का कार्य है, बाकी जो मुद्दे हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।